हेलो एवरीवन, सो वी हैव स्टार्टेड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन इन शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। अब ये मॉडिफिकेशन क्या होता है गाइस, देखिए कंपनी शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट करती है आउटसाइडर के साथ, राइट। अब वो जो अरेंजमेंट होती है, जो कंडीशंस होती है, जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होता है, उस टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस भी आ सकता है। मिड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड, मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कोई भी मॉडिफिकेशन उसमें हो सकती है एंड दैट मॉडिफिकेशन कैन बी इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय और अगेंस्ट द एम्प्लॉय, राइट। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे होता है समझिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए गाइस, ये आपका ग्रांट डेट है। अब ये ग्रांट डेट पे शेयर बेस्ड अरेंजमेंट होती है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है एंड एंटिटी एंड आउटसाइडर दोनों ही वो टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं, राइट। उसको बोला जाता है शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। अब ये शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें भी चेंजेस आ सकती है। किस टाइप की चेंजेस होगी देखिए। सपोज आपकी वेस्टिंग कंडीशन है 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस, मतलब अगर आप 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस देते हैं तो आपको ऑप्शन ग्रांट हो जाएगा, राइट। सपोज एक्सरसाइज प्राइस इज गिवन एट ₹50 एंड योर मार्केट प्राइस इज गिवन एट ₹100 एंड फेयर वैल्यू इज ₹40। नॉर्मली यही इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, राइट। सो नॉर्मल जो सिनेरियो हम लोग का था, हम लोग क्या करते थे, फेयर वैल्यू पे हम लोग कॉस्ट बुक करते थे ईच रिपोर्टिंग पीरियड पे, राइट। और फेयर वैल्यू कभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये इक्विटी है और इक्विटी कभी भी रीमेजर नहीं होता, राइट। इसीलिए ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू था, उसी फेयर वैल्यू पे हम ईच एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड हम लोग कॉस्ट बुक करते थे, राइट। प्रेजेंटली हम लोग इतना ही कर रहे थे। अब मैंने कहा आपको, आपका मार्केट प्राइस चेंज हो गया, आप ईयर 1 एंड पे आए और ईयर 1 एंड पे आते आते आपका मार्केट प्राइस पहले कितना था, ₹100 था, बट कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई और ड्यू टू वट एवर रीज़न आपका मार्केट प्राइस यहाँ पे ₹70 हो गया। मार्केट प्राइस कितना हो गया, ₹70 हो गया। नाउ अब आप बताइए एम्प्लॉय खुश होंगे क्या? अब बताए, आप खुद सोचिए एम्प्लॉय खुश होंगे क्या? बिकॉज एम्प्लॉय को क्या लगा था, एम्प्लॉय को लगा था कि चलो मार्केट प्राइस ₹100 है और एक्सरसाइज प्राइस 50 है, तो मुझे ₹50 का यहाँ पे बेनिफिट है, राइट। तो हम 3 साल रह जाएंगे। बिकॉज कंपनी का जो इंटेंशन है ये ग्रांट देने के पीछे, कंपनी का जो इंटेंशन है वो क्या है, एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना, अगले 3 साल तक एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना, इसीलिए वो ऑप्शन दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पे एम्प्लॉय को बेनिफिट कम हो जाएगा तो ये ऑप्शन थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव नहीं हो जाएगा। अब अगर मार्केट प्राइस 70 हो गया और एक्सचेंज प्राइस 50 है तो उसको सिर्फ ₹20 का ही फायदा मिल रहा है ओवर द 3 इयर्स पीरियड। सो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम नहीं हो जाएगा कि भाई ₹20 का ही फायदा है, अब और 2 साल रुके या नहीं रुके, और एम्प्लॉय यहाँ पे और ज़्यादा छोड़ के जा सकते हैं, राइट। जो लोग एक्सरसाइज करने की वजह से रुके थे वो लोग जा सकते हैं, और यहाँ पे तो चलो फिर भी रुक गए। फिर क्या हुआ, ईयर 2 पे मार्केट प्राइस घट के ₹50 हो गया। अब एक्सरसाइज प्राइस भी 50 है और मार्केट प्राइस भी आपका 50 है। सो ये केस में तो फिर एम्प्लॉय को कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस 50 रहेगा और एम्प्लॉय को देना भी ₹50 है, तो फिर तो वो मार्केट से भी ले सकता है, तुम्हारे कंपनी में 3 साल तक क्यों रहेगा वो बेकार का, राइट। और ईयर 3 आते आते तो भाई गजब ही हो गया, यहाँ पे तो इसका मार्केट वैल्यू आके ₹40 हो गया। अब एम्प्लॉय को तो यहाँ पे ₹10 का लॉस हो गया, स्ट्रेट लॉस, राइट। बिकॉज एक्सरसाइज प्राइस 50 है और मार्केट प्राइस 40 है, तो वो मार्केट से खरीदेगा ना बाबा, आपसे क्यों एक्सरसाइज करेगा, राइट। सो इस केस में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा जाने का चांसेस रहता है, एम्प्लॉय डिपार्चर यहाँ पे बढ़ जाता है। जहाँ पे 5-10 जाने वाले थे वहाँ पे 50-60 जाने लगते हैं, एम्प्लॉय चले जाएंगे। इसीलिए नाउ ये कंपनी के लिए भी खराब है। इट इज़ नॉट कि कंपनी को चलो अच्छा हो गया, नहीं, ये कंपनी के लिए भी खराब ही होता है, क्योंकि कंपनी का जो मेन इंटेंशन था ये ग्रांट देने के पीछे वो ये था कि एम्प्लॉय को वो 3 साल तक रिटेन करके रखे, और अगर एम्प्लॉय ही चले जा रहे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि कंपनी तो रेडी ही था ₹50 का बेनिफिट देने के लिए, तो कंपनी ऑलरेडी रेडी था ना। ऐसा तो नहीं कंपनी कोई प्लान कर रहा था। अब मार्केट प्राइस घट गए ड्यू टू वट एवर रीजन, मार्केट कंडीशंस भी होते हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, तो उसमें कंपनी का भी गलती नहीं है, बट एम्प्लॉय को भी लॉस हो रहा है, राइट। सो इन सच केसेस कंपनीज क्या करती है, अभी क्या एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग हुआ, वेदर दे आर हैप्पी और नॉट और एवरीथिंग, तो वो सब पे वो लोग देन अगेन रिकंसिडर करके क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोग कुछ तो नहीं कर सकते, एक्सरसाइज प्राइस को घटा देंगे। क्या करेंगे गाइस,
एक्सरसाइज प्राइस को वो लोग यहाँ पे घटा देंगे। 50 रुपीज़ था, अब एक्सरसाइज प्राइस को ये लोग 40 रुपीज़ कर दिए, राइट। चलो ठीक है, थोड़ा सा ये लोग कंसिडर किए, जब मार्केट प्राइस और घट गया तो एक्सरसाइज प्राइस को ये लोग 20 रुपीज़ कर दिए, तो यहाँ पे भी आपको 30 का फ़ायदा है। और जब इनको 40 रुपीज़ आ गया मार्केट प्राइस तो एक्सरसाइज प्राइस को ये लोग 5 रुपीज़ कर दिया। सो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, एक्सरसाइज प्राइस को चेंज करती है, राइट। दिस बेनिफिट कैन बी ऑफ एनी टाइप। ये सर्विस कंडीशन है तो एक्सरसाइज प्राइस को चेंज किया, राइट। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन होता तो सेल्स टारगेट को चेंज करता, प्रॉफिट मार्जिन का टारगेट को चेंज करता, कुछ भी चेंज वो कर सकता है जो कि एम्प्लॉय के फेवर में है। अभी सेल्स टारगेट ज़्यादा दिया था, अभी कम कर दिया क्योंकि मार्केट अलाउ नहीं कर रहा है उतना सेल, तो वो लोग क्या, जैसे अचानक से कोविड आ गया, राइट, तो अभी उतना सेल तो होगा नहीं, तो वो लोग क्या किया, सेल टारगेट को कम कर दिया, तो एम्प्लॉय के फेवर में होता है। अभी जो ये एक्सरसाइज प्राइस को ये रिड्यूस कर दिया, ये क्या हुआ, एम्प्लॉय के फेवर में हुआ, एम्प्लॉय के अगेंस्ट में नहीं हुआ, राइट, एम्प्लॉय के फेवर में हुआ है। बट कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगा है, राइट। एम्प्लॉय को फायदा मिल गया बट कंपनी के लिए तो कॉस्ट है। सो ये कॉस्ट को भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये चीज़ हम आज सीखेंगे। देखिए एक्सपेंसेस क्या होगा, आप लोग की एक्सरसाइज प्राइस कम होती गई, राइट, और जैसे जैसे एक्सरसाइज प्राइस आप लोग की कम होगी वैसे वैसे आपकी फेयर वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। सो मैम हम एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना रिकॉर्ड करेंगे, आपके फेयर वैल्यू में जितनी चेंजेस आएगी ना उतना आप लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, ग्रांड डेट पे जो फेयर वैल्यू है उस फेयर वैल्यू पे हम लोग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करते थे। 40 रुपीज़ प्राइस पे आप लोग ओवर द 3 इयर्स पीरियड आप लोग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करते, राइट। अभी भी इसको आप एज इट इज़ ही रिकॉर्ड कीजिए, इसको आप एज इट इज़ ही रिकॉर्ड कीजिए। वाई, बिकॉज ये 40 रुपीज़ तो एक्सपेंसेस होना ही है, दिस इज द फेयर वैल्यू, ठीक है, दिस इज द मिनिमम एक्सपेंसेस दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। सो ये तो होना ही है, और इसके बाद आपका एक्सपेंसेस और बढ़ा है, राइट, और जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हुआ उसको आपको शो करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज ए एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट, राइट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अब फिर से एडिशनल एक्सपेंसेस दिखाएंगे। अब किस अमाउंट पे एक्सपेंसेस दिखाएंगे, कौन से वैल्यू पे हम लोग एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे मैम, क्योंकि पहले तो हम लोग ग्रांड डेट का फेयर वैल्यू को लेते थे एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करने के लिए, अब कौन सा लेंगे, अब जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा है उस दिन फेयर वैल्यू कितना है मॉडिफिकेशन से पहले और मॉडिफिकेशन होने के बाद कितना फेयर वैल्यू में चेंजेस आया, वो चेंजेस होगा आप लोग का एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्या कहा गाइज मैंने, देखिए जहाँ पे भी आपका मॉडिफिकेशन होगा ना, जिस पॉइंट पे आपका मॉडिफिकेशन होगा उस पॉइंट पे हमेशा आपको 2 फेयर वैल्यू गिवन होगा। कितना फेयर वैल्यू, 2 फेयर वैल्यू गिवन होगा, एक आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ पे गिवन होगा और एक बिफोर मॉडिफिकेशन गिवन होगा। ये है ग्रांड डेट का फेयर वैल्यू जिसपे हम लोग एज यूजुअल रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक के पीरियड में फेयर वैल्यू में चेंजेस आएगी डेफिनेटली। सो जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा है उसके इमीडिएटली बिफोर फेयर वैल्यू क्या था, और रीप्राइसिंग के वजह से, मॉडिफिकेशन के वजह से आपके फेयर वैल्यू में कितनी इंक्रीमेंट हुई, इसका जो डिफरेंस होगा ना ये होगा आप लोग का इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर। जस्ट लाइक अगर आपका यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, सो इसके बिफोर फेयर वैल्यू क्या था और इसके आफ्टर फेयर वैल्यू क्या है, इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस। इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस समझ आया कितना होगा, एंड दैट टू कंडीशन जितना इंक्रीमेंट हुआ जिस दिन आपका मॉडिफिकेशन हो रहा है उसके रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे, मतलब यहाँ पे 1 साल ये बीत गया, राइट, यहाँ पे आपका चेंज हुआ फर्स्ट मॉडिफिकेशन। सो इसके बाद और कितना साल बचा, 1 और 2 साल बचा मॉडिफिकेशन के बाद। फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन टू डेट ऑफ वेस्टिंग जितना पीरियड बचा उतने पीरियड पे आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पे एक्सपेंडिचर को रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अब ये हुआ एम्प्लॉय के फेवर पे, एम्प्लॉय के फेवर पे जा रहा है तो कॉस्ट टू कंपनी हो रहा है, और जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट है बेसिकली जितना फेयर वैल्यू में चेंजेस है बिफोर मॉडिफिकेशन एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन उतना हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट बुक करेंगे, राइट। अब ये एम्प्लॉय के अगेंस्ट भी हो सकता है, जैसे कि मार्केट प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 70, 50, 40, राइट। मार्केट प्राइस यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे 500 हो गया, यहाँ पे 700 हो गया, यहाँ पे 800 हो गया। सो ये एम्प्लॉय को तो बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। इन सच केस कंपनी बोल सकती है यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस को हम कम कर दे थे, अब एक्सरसाइज प्राइस को हम लोग बढ़ा देंगे, राइट। एक्सरसाइज प्राइस को हम लोग यहाँ पे
100 कर दिए, यहाँ पे 200 कर दिए, यहाँ पे 300 कर दिए, राइट। तो ये एम्प्लॉय के अगेंस्ट में चला जाएगा, एम्प्लॉय के लिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, बट कंपनी के फेवर में चला जाएगा ये, राइट। सो इसका भी मैम क्या हम एडिशनल रेवेन्यू बुक करेंगे क्या, क्योंकि कंपनी के लिए फ़ायदा है। इंड एस 102 स्ट्रिक्टली मना क्या है, इंड एस 102 बोलता है ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू है दिस इज द मिनिमम एक्सपेंडिचर दैट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ओवर द वेस्टिंग पीरियड, इससे कम हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई भी मॉडिफिकेशन कंपनी के फेवर में है या एम्प्लॉय के अगेंस्ट में है तो उसको इग्नोर कीजिए। आप नॉर्मली 40 रुपीज़ पे जैसे रिकॉग्नाइज करते थे वैसे ही रिकॉग्नाइज कीजिए, लेकिन अगर इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय है और कॉस्ट टू कंपनी है देन एडिशनल एक्सपेंडिचर आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। अभी सपोज आपका मॉडिफिकेशन यहाँ पे होता, मिड में होता, 30 जून को होता, मैम तब कैसे करते, तब आप यहाँ पे बचा 6 महीना और यहाँ पे बचा 1 साल, सो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड आफ्टर मॉडिफिकेशन 1.5 साल है, सो 1.5 साल पे आप लोग एक्सपेंडिचर को बाइफरकेट करेंगे, राइट। सो अभी हम लोग पहले नोट्स थोड़ा सा देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आप लोग को मिलेगा। देखिए, अकाउंटिंग फॉर मॉडिफिकेशन एंड शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट क्या बोल रहा है, मॉडिफिकेशन मीन्स change in terms and condition of share based payment arrangements. An entity might modify the terms and condition on which equity instrument were granted. Example, exercise price changed or sales target change, etc. This modification can be in favor of employee or against the employee. इसमें तो अभी कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, in favor of employee क्या बोल रहा है, fair value of the equity instrument will increase, expense for the company will increase, hence incremental expenses shall be accounted for during the remaining vesting period। क्या बोला, क्योंकि ये फेवर ऑफ एम्प्लॉय में है, अगेंस्ट द कंपनी है, इसीलिए उसकी फेयर वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप एक्सरसाइज प्राइस को घटाते जा रहे हैं इसीलिए आपका फेयर वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जितना फेयर वैल्यू बढ़ेगा उतना आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ड्यूरिंग द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। मतलब मॉडिफिकेशन डेट से लेके वेस्टिंग पीरियड तक जितना पीरियड बचा उस दिन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, राइट। फिर क्या बोला, अगेंस्ट द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में होता है दैट मीन्स कंपनी के फेवर में होता है। एंड फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विल डिक्रीज, हेंस कॉस्ट फॉर द कंपनी विल ऑल्सो डिक्रीज, यहाँ पे कंपनी के लिए कॉस्ट डिक्रीज होगा। फॉर अकाउंटिंग पर्पज मॉडिफिकेशन अगेंस्ट एम्प्लॉय शेल नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज as per Ind AS 102 fair value at grant date is the minimum expenses that is to be recognized over vesting period। मैंने बता दिया आपको, ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू होता है दैट इज द मिनिमम एक्सपेंसेस दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर वेस्टिंग पीरियड, राइट। ये चीज़ क्लियर हुआ। फिर क्या बोला, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैंने स्टेप्स में लिखा है बट आपको अभी ये स्टेप्स देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, सो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये स्टेप्स भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बस मैंने लिखा है ताकि एग्जाम के टाइम में आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, ये सीए फाइनल का एक क्वेश्चन है गाइस, सीए फाइनल के स्टडी मेट से मैंने उठाया क्योंकि सीएमए फाइनल में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन दिया नहीं है बट एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, मैराथन इंटरनेशनल इशूड 150 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉयज। कितना नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन दे रहा है, 150 शेयर ऑप्शन दे रहा है टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉयज सब्जेक्ट टू द सर्विस कंडीशन ऑफ 3 years। मतलब 3 साल का सर्विस कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन गिवन वाज कैलकुलेटेड एट 129, ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू कितना है 129। बिलो आर द डिटेल्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। क्या बोल रहा है, ईयर 1 में 35 एम्प्लॉयज लेफ्ट एंड फर्दर 60 एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू लीव। शेयर ऑप्शंस रीप्राइस्ड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, शेयर ऑप्शन रीप्राइस्ड हो गया, रीप्राइस्ड मतलब मॉडिफिकेशन हो गया। एज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज फॉलन, मैंने अभी आपको बताया मार्केट प्राइस शेयर का कम हो गया इसीलिए शेयर ऑप्शन को रीप्राइस किया गया। एंड द फेयर वैल्यू फेल टू ₹50, फेयर वैल्यू कितना था 129 था बट अभी आपका फेयर वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया, ओके। फिर क्या बोला, आफ्टर रीप्राइसिंग दे आर नाउ वर्थ ₹80, hence expenses is expected to increase by ₹30। यहाँ भी बता दिया एक्सपेंसेस कितना से इंक्रीज करना है, वो भी आपको क्वेश्चन में बता दे रहा है। 30 एम्प्लॉयज लेफ्ट एंड फर्दर 36 एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू लीव इन ईयर 2 एंड इन ईयर 3 39 एम्प्लॉयज लेफ्ट। हाउ द मॉडिफिकेशन और रीप्राइसिंग विल बी अकाउंटेड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए।
टाइमलाइन बनाएंगे जैसे हम लोग बनाते थे गाइस। ये आपका ग्रांड डेट है, यहाँ पे बोल रहा है 150 शेयर ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शन कितना है 150, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 1000, सब्जेक्ट टू द सर्विस कंडीशन ऑफ 3 years, year 1, year 2, year 3, 3 years सर्विस। फिर क्या बोला, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन गिवन वाज कैलकुलेटेड एट ₹129। सो ग्रांड डेट पे फेयर वैल्यू दिया, इसी वैल्यू पे तो हम लोग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। फिर बोला बिलो आर द डिटेल्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। क्या बोला, 35 एम्प्लॉयज लेफ्ट एंड फर्दर 60 एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू लीव इन ईयर 1। सो ईयर 1 पे क्या बोल रहे हैं, 35 एम्प्लॉयज चले गए प्लस 60 जाने वाले हैं, राइट। फिर क्या बोला, शेयर ऑप्शन रीप्राइस्ड एज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एज फॉलन एज द फेयर वैल्यू फेल टू ₹50। आफ्टर repricing they are now worth 80, hence expenses is to be increased by ₹30। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 फेयर वैल्यू दिया है, ईयर 1 के एंड पे आके आपको 2 फेयर वैल्यू दिया है। पहले दिया द फेयर वैल्यू फेल टू ₹50। क्या बोल रहा है, ईयर 1 पे आपका फेयर वैल्यू हो गया ₹50, इसीलिए ऑप्शन को रीप्राइस कर दिया गया और आफ्टर रीप्राइसिंग उसका वैल्यू हो गया ₹80, फेयर वैल्यू बढ़ जाएगा, राइट। हेंस एक्सपेंसेस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय ₹30। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 50 एंड 80 में, 30 रुपीज़ का, सो 30 रुपीज़ का एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया बोल रहा है, राइट। फिर क्या बोला, 30 एम्प्लॉयज लेफ्ट एंड फर्दर 36 एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू लीव इन ईयर 2। सो ईयर 2 में क्या हुआ, 30 एम्प्लॉयज चले गए प्लस 36 और जाने वाले हैं, और ईयर 3 में 39 एम्प्लॉयज चले गए, राइट। क्या बोल रहा है, हाउ द मॉडिफिकेशन और रीप्राइसिंग विल बी अकाउंटेड, कैसे आप लोग अकाउंट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल केस में भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बनाएंगे, पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। फर्स्ट आप लोग क्या लेंगे, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड एम्प्लॉयज, राइट। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या होगा ईयर 1 पे, 1000 माइनस 35 माइनस 60 दैट इज 905, देन 1000 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 36, राइट, दैट इज 899, देन 1000 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 39 दैट इज 896। सो टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गए। फिर आया नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय कितना है 150 ईच, राइट। फिर आएगा आप लोग का टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन दैट इज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू ऑप्शन पर एम्प्लॉय 1 इंटू 2, 905 इंटू 150 कितना आया 1,35,750। फिर कितना आ रहा है 1,34,850, और फिर आया आप लोग का 1,34,400, राइट। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन आ गया। फिर आप लोग क्या लेंगे, फिर आप लोग लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट ग्रांड डेट, कितना है 129 ईच। सो आपका टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे निकल जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 3 इंटू 4, राइट। सो 135,750 इंटू 129 कितना आ रहा है 1,75,11,750, 1,73,95,650 एंड 1,73,37,600, राइट। ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। अब इसको आप लोग क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस निकालेंगे, सो उसके लिए चाहिए आपको वेस्टिंग पीरियड। सो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कितना है 3,
नाउ क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू पीरियड एक्सपायर्ड, दैट इज 5/6 इंटू पीरियड एक्सपायर्ड, राइट। कितना आ रहा है यहाँ पे 1,75,11,750 इंटू 1/3 कितना आया 58,37,250, राइट। फिर 1,73,95,650 इंटू 2/3 1,15,97,100 एंड ये आ जाएगा आपका 1,73,37,600, राइट। अब इस पे से प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस को हटा देंगे। सो प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस ईयर 1 में आएगा नील, ईयर 2 में आ जाएगा 58,37,250 और फिर आ जाएगा 1,15,97,100, राइट। सो करेंट ईयर का एक्सपेंसेस क्या होगा गाइस 7 - 8, क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस से प्रीवियस ईयर का एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। सो कितना आएगा 58,37,250, 57,59,850 एंड 57,40,500, राइट। ये आ गया आप लोग का करेंट ईयर एक्सपेंसेस एज पर दी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल शेयर बेस्ड अरेंजमेंट के बेसिस पे आपका टोटल एक्सपेंसेस आ गया। इतना तक हम लोग पहले भी करते थे, राइट। अब मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस हम लोग निकालेंगे, राइट। सो 10 पे आएगा आप लोग का मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस। अब करेंट ईयर एक्सपेंसेस पे अगर मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे तो फिर आपका टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस हम लोग निकालेंगे नोट 1 पे, राइट। फिर आ जाएगा आपका 11 नंबर पे टोटल करेंट ईयर एक्सपेंसेस। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रहा है गाइस, कौन सा चीज़ क्यों हो रहा है आप लोग को लॉजिक समझ में आ रहा है। सो टोटल एक्सपेंसेस होगा यहाँ पे 9 + 10, राइट। सो चलिए निकालते हैं नोट नंबर 1 पे मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस। इसको भी सिमिलरली हम वही फॉर्मेट में बनाएंगे, सिमिलर तरीके से, राइट। सो देखिए फॉर्मेट बनाइए, तो लिखेंगे पर्टिकुलर्स ईयर 1 ईयर 2, यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कितना होगा गाइस 2 इयर्स, ओके। सो नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पे कितने थे गाइस 134,850 एंड 134,400, 134,850 134,400, राइट। फिर आएगा आप लोग का फेयर वैल्यू दैट इज इंक्रीमेंट इन एक्सपेंसेस, ओके। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू जो है ऑन मॉडिफिकेशन डेट वो वाला जाएगा 80 - 50 दैट इज 30 रुपीज़ आप लोग का है इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू, राइट। सो आप लोग का टोटल इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस कितना आएगा 1 × 2, राइट। सो 134,850 इंटू 30 दैट इज 40,45,500 एंड ये वाला कितना आ जाएगा आप लोग का 40,32,000, राइट। सो ये तो आ गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। इसको आप लोग क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस निकालेंगे। सो वेस्टिंग पीरियड होगा आपका 2। यहाँ पे वेस्टिंग कंडीशन 2 क्यों लिया है मैंने गाइस, क्योंकि ऑलरेडी 1 ईयर एक्सपायर हो गया, राइट। और 1 ईयर एक्सपायर होने के बाद मॉडिफिकेशन हुआ है और टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर का था जिसमें से 1 साल चला गया। सो मॉडिफिकेशन डेट के बाद में कितना वेस्टिंग पीरियड बचा है और 2 साल बचा है, इसीलिए मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस जब कैलकुलेट करेंगे उसके लिए वेस्टिंग पीरियड क्या होगा 2 इयर्स वेस्टिंग पीरियड होगा, राइट। क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस कितना होगा 3/4 इंटू पीरियड एक्सपायर्ड, राइट। सो कितना आया गाइज यहाँ पे 20,22,750 एंड 40,32,000, राइट। नाउ कम टू प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस। प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस पे फर्स्ट ईयर का होगा नील एंड सेकेंड ईयर का होगा 20,22,750, राइट। तो करेंट ईयर का इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस कितना होगा गाइज 20,22,750 एंड 20,09,250, राइट। अब क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जितना एक्सपेंसेस निकला था करेंट ईयर का उसके साथ ऐड कर देंगे, राइट। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ, ईयर 1 पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था, सो ईयर 1 पे नील। ईयर 2 पे आया 20,22,750 एंड ईयर 3 पे 20,09,250, राइट।
सो टोटल करेंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना होगा 58,37,250 और ये कितना आया आपका 77,82,600 एंड 77,49,750 राइट। ये आ गया आप लोग का टोटल करेंट ईयर का एक्सपेंसेस राइट। सो मॉडिफिकेशन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप लोग को समझ आया। एक बार नोट्स पे चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला, स्टेप्स टू कैलकुलेट मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस। क्या बोला, रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस विथ फेयर वैल्यू एट ग्रांड डेट एज यूजुअल। हम लोगों ने भी वही किया, ग्रांड डेट पे जो फेयर वैल्यू था ₹129 पे हम लोगों ने एज यूजुअल ओवर द 3 years पीरियड कैलकुलेट किया राइट, दैट इज द ओरिजिनल एक्सपेंसेस। फिर बोला ऑन मॉडिफिकेशन डेट समराइज द बिलो। क्या है, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना वेस्टिंग पीरियड और बचा। हम लोग के इसमें 2 साल बचा, ये 1.5 ईयर हो सकता है, 1.2 ईयर हो सकता है, 1.3 ईयर हो सकता है, आपको उस बेसिस पे बाइफर्केट करना है। फिर बोला इंक्रीज इन एक्सपेंसेस देखना है, दैट मीन्स फेयर वैल्यू पे कितना इंक्रीज हुआ। मॉडिफिकेशन के बाद हुआ था 80 और मॉडिफिकेशन के इमीडिएट पहले था 50, सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस कितना हुआ 30 रुपीज़। वही बोल रहा है फेयर वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन मॉडिफिकेशन डेट। रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब रीप्राइज्ड होने के बाद फेयर वैल्यू कितना है, हमारे केस में 80 रुपीज़ था। और बोला फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑन मॉडिफिकेशन डेट इंक्रीमेंटल एक्सपेंस। फिर क्या बोला, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एट मॉडिफिकेशन डेट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का फेयर वैल्यू कितना था 50। यहाँ पे ग्रांड डेट पे नहीं देख रहे हैं, ग्रांड डेट पे 129 था, बट जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा है उस दिन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का फेयर वैल्यू कितना था 50 और मॉडिफिकेशन होने के बाद कितना हुआ 80 राइट। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें गलती कर सकते हो। सो वो आ जाएगा आपका इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस, तो हमारे केस में आया था 30 राइट। रिकॉग्नाइज इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड प्रोस्पेक्टिवली। इंपॉर्टेंट इज प्रोस्पेक्टिवली, आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे रहा है। अब बीच में आके 1 साल बाद चेंज हो तो 1 साल पहले आपको नहीं जाना है, 1 साल पहले का एक्सपेंसेस नॉर्मली रिकॉग्नाइज होगा। प्रोस्पेक्टिवली मतलब रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे आपको रिकॉग्नाइज करना है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम डेट ऑफ मॉडिफिकेशन टू डेट ऑफ वेस्टिंग। मॉडिफिकेशन जिस दिन हुआ उस दिन से लेके वेस्टिंग डेट तक जितना पीरियड बचा उसी के पीरियड में आप प्रोस्पेक्टिवली एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट आप लोग को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। ओके देखिए, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय एम्प्लॉई आर अवेलेबल। ग्रांट डेट आपको दिया अप्रैल 1, 2006। नंबर ऑफ एम्प्लॉई कवर्ड 600, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई है 600। नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड पर एम्प्लॉई है 60। वेस्टिंग कंडीशन है कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 years। नॉमिनल वैल्यू पर शेयर मतलब क्या, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पर शेयर है 100 रुपीज़। वेस्टिंग डेट है 31 मार्च 2009। ऑफकोर्स 1 अप्रैल 2006 को बोला और 3 years का सर्विस कंडीशन दिया तो वेस्टिंग डेट 3 साल बाद होगा। फिर बोला एक्सरसाइज डेट इज मार्च 31, 2010 मतलब एक्सरसाइज करने के लिए 1 year आपको दिया है फ्रॉम वेस्टिंग डेट। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांड डेट पे फेयर वैल्यू कितना था 14 रुपीज़ का फेयर वैल्यू था। ओके तो यहाँ पे तो पूरा एक्सप्लेन करके ही दे दिया। पोजीशन ऑन 31 मार्च 2007 मतलब हम लोग का स्टार्ट कब हो रहा है अप्रैल 1, 2006 से, तो फर्स्ट ईयर एंड क्या होगा 31 मार्च 2007। फर्स्ट ईयर एंड पे 30 एम्प्लॉई चले गए। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू लीव है 7, 8 और 8, 9 पे 70। एक्सरसाइज प्राइस वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 125 टू 120। एक्सरसाइज प्राइस रिड्यूस हो गया 5 रुपये से राइट। तो ये एम्प्लॉय के फेवर में चला गया और एम्प्लॉय के फेवर में तो जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा उसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फिर बोला फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन ऑन 31 मार्च। ओरिजिनल ऑप्शन कितना था 13 और एट रिड्यूस्ड एक्सरसाइज प्राइस कितना है 15। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस के लिए। रिड्यूस्ड एक्सरसाइज प्राइस मतलब जिस दिन मॉडिफाई हुआ उसके बाद फेयर वैल्यू बढ़ गया 15 रुपया और उससे पहले था 13 रुपया। सो 2 रुपया का आपको चेंज देखने को मिला। 2 रुपये का फेयर वैल्यू पे इंक्रीमेंट हुआ, ये हो गया आप लोग का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस राइट। फिर क्या बोला वेस्टिंग डेट फॉर मॉडिफाइड ऑप्शन वाज मार्च 31, 2009। मॉडिफाइड ऑप्शन का वेस्टिंग डेट कब है मार्च 31, 2009। फिर क्या बोला पोजीशन ऑन 31 मार्च 2008 मतलब सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर पे क्या बोल रहा है 35 एम्प्लॉय चले गए और 30 एम्प्लॉय जाने का एस्टिमेशन है। फिर 31 मार्च 2009 में बोला 28 एम्प्लॉय चले गए एंड एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इज 507
राइट, कैलकुलेट करके आपको वो भी दे दिया। फिर बोला कैलकुलेट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑल्सो प्रिपेयर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का लेजर अकाउंट बनाने के लिए भी बोल रहा है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब जर्नल आती है हमको तो फिर लेजर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। देखते हैं, बनाइए टाइमलाइन। ये ग्रांड डेट है 1 अप्रैल 2006, राइट। कंडीशन क्या है, 3 इयर्स का सर्विस कंडीशन। सो फर्स्ट ईयर 31 मार्च 2007, सेकेंड ईयर 31 मार्च 2008 और थर्ड ईयर 31 मार्च 2009। और बोल रहा है 31 मार्च 2010 तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर का दिया है, राइट। सो 3 इयर्स का यहाँ पे आपको सर्विस कंडीशन दिया, राइट। अब ग्रांट डेट पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 600, नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस पर एम्प्लॉय है 60, नॉमिनल वैल्यू का हमको ज़रूरत नहीं है और फेयर वैल्यू दिया है 14, राइट। अब देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर पे एम्प्लॉय चले गए 30 प्लस एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू लीव 70, ओके। एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे आके आपका चेंज हो गया 31 मार्च 2007 पे, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन यहाँ पे हुआ, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन डेट। और यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन, इससे पहले फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन था 13 और चेंज करने के बाद आफ्टर रीप्राइसिंग वैल्यू हो गया 15। सो इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस हो गया आपका 2 रुपीज़ का, राइट। फिर बोला वेस्टिंग डेट फॉर मॉडिफाइड ऑप्शन वाज 31 मार्च 2009, ऑफकोर्स सबके लिए वही डेट है। फिर ईयर 2 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ लेफ्ट कर गए 35 और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू लीव है 30। एंड ईयर 3 पे एम्प्लॉयज़ लेफ्ट हो गए 28 इन एक्चुअल एंड एम्प्लॉयज़ एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इज 507, ओके। इतना ही तो इन्फॉर्मेशन है। तो सेम क्वेश्चन ही है अर्लियर क्वेश्चन जैसा। बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। फर्स्ट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 600 माइनस 70 माइनस 30, सो 500, 600 माइनस 30 माइनस 35, 535, 600 माइनस 30 माइनस 35 माइनस 28, 507। वही क्वेश्चन में दिया था एंटाइटल टू ऑप्शन 507 करके। फिर आया नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शन कितना था 60, 60, 60। सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन ये नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय था, राइट। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितना होगा 1 इंटू 2, 500 इंटू 60 इज 30,000, 535 इंटू 60 30,300, 507 इंटू 60 30,420, राइट। फेयर वैल्यू एट ग्रांड डेट, फेयर वैल्यू एट ग्रांड डेट कितना है आप लोग का 14 है, सो 14 14 14, राइट। 5 में आएगा आप लोग का टोटल एक्सपेंसेस, सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन इंटू फेयर वैल्यू दैट इज 3 इंटू 4, 30,000 इंटू 40, 4,20,000, 30,300 इंटू 14, 4,24,200 and 30,420 into 14, 4,25,880, राइट। फिर आएगा आप लोग का वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड कितना है 3 इयर्स। देन आएगा क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस,
total expenses by vesting period into period expired, right? So 4,20,000 into 1 by 3, 1,40,000. 4,24,200 into 2 by 3, 2,82,800. 4,25,880 into 3 by 3. 8 पे प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस, सो फर्स्ट ईयर आएगा नील, फिर आएगा 1,40,000 और फिर ये आ जाएगा 2,82,800, राइट? फिर 9 पे आएगा आपका करेंट ईयर एक्सपेंसेस, दैट इज 7 minus 8. सो करेंट ईयर एक्सपेंसेस कितना आएगा? 1,40,000 माइनस नील 1,40,000. फिर ये आ जाएगा आपका 282,800 माइनस 1,40,000, दैट इज 1,42,800. एंड देन 425,880 माइनस 282,800, यह है 143,080. फिर 10 नंबर पे आएगा आपका मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस और फिर आ जाएगा आप लोग का टोटल एक्सपेंसेस, राइट? दैट इज 9 + 10, दोनों को मिला देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा. अब मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस निकालेंगे, चलिए नोट नंबर 1 पे. सो कैलकुलेट करेंगे नोट नंबर 1 पे मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस. सो टेबल बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस. अब यहाँ पे गाइज आप लोग टेबल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे टाइम पीरियड में 2 साल ले रही हूँ, ईयर 1 और ईयर 2, दैट इज पर्टिकुलर्स ईयर 1 एंड ईयर 2. 2 साल मैंने इसीलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे आप लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर पे आप लोग का मॉडिफिकेशन हुआ है यहाँ पे, राइट? और ये हो गया आपका 1 साल और फिर ये हो गया आपका 2 साल, राइट? सो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कितना होगा? 2 साल. आफ्टर मॉडिफिकेशन कितना वेस्टिंग पीरियड बचा है? सो दैट विल बी योर टाइम पीरियड, सो दैट इज 2 years. फिर पहले हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑप्शन, दैट इज नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ऑप्शन कितने हैं? सेकेंड ईयर पे है 30,300 और थर्ड ईयर पे है 30,420, राइट? उतने ही ऑप्शन आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, 30,300 एंड 30,420. सेकेंड पे क्या आएगा गाइस? फेयर वैल्यू और इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस, दैट इज 15 minus 13, 2 रुपये आपका इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस है, राइट? सो 2 rupees 2 rupees. फिर आ जाएगा आप लोग का टोटल एक्सपेंसेस, दैट इज 1 into 2. सो 30,300 into 2, 60,600 एंड 30,420 into 2, 60,840, राइट? ये आ गया आप लोग का टोटल एक्सपेंसेस. अब ये टोटल एक्सपेंसेस को आप ओवर दी वेस्टिंग पीरियड स्ट्रेट लाइन मेथड में बाइफरकेट करेंगे. सो वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे आप लोग का क्या है? वेस्टिंग पीरियड इज 2, राइट? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस. क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस क्या होगा? 3 divided by 4 into period expired, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा? 60,600 divided by 2 into 1, that is 30,300, and 60,840 into 2 by 2, that is 60,840 only. फिर क्या होगा आप लोग का? प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस कर देंगे. सो प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस फर्स्ट केस में आएगा नील, सेकेंड केस में आएगा 30,300. सो फिर आ जाएगा आप लोग का करेंट ईयर का एक्सपेंसेस. करेंट ईयर का एक्सपेंसेस क्या होगा? दैट इज 5 minus 6. फर्स्ट में होगा 30,300 और सेकेंड में आएगा आपका 60,840 माइनस 30,300, दैट इज 30,540. ये आ गया आप लोग का इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस, दैट इज द मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस, राइट? सो अब ये जो मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस है इसको हम लोग ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट था उसके साथ ऐड कर देंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, राइट? सो मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस लिखिए 30,300 एंड 30,540. सो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा गाइज? 1,40,000
1,73,100 and 1,73,620, right? This is your total expenses, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंसेस प्लस योर मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आप लोग को मिल गया। समझ आया किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है? सो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला था, आपको लेजर बनाने के लिए बोला था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का। लेजर अकाउंट बनाएंगे हम लोग, उससे पहले आप लोग को पता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जब भी होता है, जब हम एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करते हैं उसका जर्नल एंट्री क्या करते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट, राइट? वेस्टिंग पीरियड में थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड हर रिपोर्टिंग पीरियड पे ये वाली जर्नल एंट्री होती है। और उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आप लोग का। और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को हम लोग अदर इक्विटी में दिखाते हैं, राइट? सो उसी हिसाब से हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे। देखिए ये आएगा आपका डेबिट, ये आएगा आपका क्रेडिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट, राइट? अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, सो 2006-07 फर्स्ट ईयर है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व ब्रैकेट पे अदर इक्विटी अकाउंट, राइट? फर्स्ट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1,40,000। और इसको एंड ऑफ द ईयर पे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,40,000। आई होप इस पे कोई डाउट नहीं है आप लोग को। देन 2007-08 पे सेम एंट्री होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अदर इक्विटी अकाउंट। टोटल एक्सपेंसेस कितना है? 1,73,100। फिर इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे 1,73,100। फिर 2008 और 9 पे सेम एंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अदर इक्विटी अकाउंट, राइट? टोटल एक्सपेंसेस कितना है? 1,73,620 बाय पीएल अकाउंट 1,73,620। आई होप इट इज़ क्लियर गाइज। पूरा का पूरा आपको मॉडिफिकेशन समझ में आया? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है आपको शेयर बेस्ड पेमेंट में अभी तक, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोग को रिस्पॉन्ड करूँगी। सो दिस इज़ द लास्ट क्लास फॉर इक्विटी बेस्ड प्लान ऑन एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्लास से हम लोग केस प्लान पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।